हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डेवलपमेंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से, और इसमें हमारा सिर्फ एक टॉपिक बाकी रह गया है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी प्रीवियस लेक्चर वाइंड अप करते हुए। डेवलपमेंट का आना शाइनी मतलब सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि डेवलपमेंट के वेरियस पैरामीटर्स आ गए, हमें उसको ज्वेलरी की तरह सज के सवार के मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, कि वो सस्टेनेबल भी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश ने अगर किसी एक रिपोर्ट के अंदर प्राण्या कोई मुकाम हासिल कर लिया, वो किसी इंडेक्स में आगे निकल गया, और अगले साल ही इतनी भयंकर तरीके से उसका डाउनफॉल हुआ जिसकी कोई हद नहीं, तो वो चीज़ फिर सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब क्या होती है? लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में वो मेंटेन तो रहे, एटलीस्ट मेंटेन रहे, है ना। तो सपोज फॉर द प्रेजेंट डाटा पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप, कह रहा है राइटर आपसे कि मान लो कोई एक कंट्री है वो आज के टाइम में अच्छी खासी डेवलप्ड है, ठीक है। हमें ये डेवलपमेंट का लेवल पसंद आएगा, जाहिर सी बात है, अगर ये ऊपर 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 डेवलपमेंट का लेवल जाता रहे। फ्यूचर जनरेशन जो हैं, लेकिन उनकी भी तो प्राणी एक भूख है, फ्यूचर जनरेशन की भी तो एक भूख है कि ये जो डेवलपमेंट के जो फल हैं ये फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। मैं आपको एक प्राण्य याद है, परसों हमारी बात हो रही थी जब हम मिले थे, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि हमने लेगेसी नहीं कंटिन्यू करी अपनी प्रीवियस जनरेशन से, फ्यूचर जनरेशन से बोरो करा है हमने ये पर्यावरण और इसकी जितनी भी चीजें हैं, याद है प्राण्य? ठीक है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में हुआ क्या, बड़े सारे जो साइंटिस्ट हैं वो ना एक चीज के बारे में बहुत सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वेरियस नेशंस को, कि डेवलपमेंट के जो लेवल्स हैं ना, जो भी आप अचीव कर रहे हो वो ना सस्टेनेबल नहीं रहने वाले। सस्टेनेबल इसलिए नहीं रहने वाले, ध्यान से समझना एक पैरामीटर मयूर। जैसे मान लो कि डेवलपमेंट के लिए एक कंट्री प्रयास कर रही है, ठीक है, कुछ भी, ए एफर्ट है उसका, बी एफर्ट है, सी एफर्ट है, डी एफर्ट है, ये इसको अलग अलग एरियाज मान लो आप, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लिटरेसी इंप्रूवमेंट हो रही है, बड़ी सारी पॉलिसी आ रही है, स्कीम आ रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सब आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई ना कोई चीज एक हार्म जरूर हो रही है, और ज्यादातर हार्म हर एक कंट्री में क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट। यानी कि अगर आप, जैसे मतलब मान लो ये प्राण्या, ये कोई भी चीज़ है, ये 100 में है, आप इसको 30 कर रहे हो इसको अचीव करने के लिए, आप इसको 10 कर रहे हो इसको अचीव करने के लिए। यानी कि हम पर्यावरण से अगर उसको हार्म कर कर, हानि पहुंचाकर अगर डेवलपमेंट इंश्योर करवा भी रहे हैं, तो ये कोई अच्छी डेवलपमेंट थोड़ी ना हुई है। इसके फिर क्या होता है, इसके इसके दुष्परिणाम क्या निकलते हैं, समझने की कोशिश करो। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डेप्थ एनालिसिस वाला है। क्या कंसेप्ट है? देखो, अगर हम पर्यावरण को, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते रहे प्राण्या, ठीक है, तो मयूर होगा क्या? डेवलपमेंट तो उससे आ जाएगी, लेकिन फिर आप जानते हो कि कुदरत जब अपना बदला लेने पर आती है ना, तो वो तबाही मचाती है। चलो एक छोटे लेवल पे तबाही की बात कर लेते हैं, फ्लड्स की बात कर लेते हैं, अर्थक्वेक की बात कर लेते हैं, सुनामी की बात कर लेते हैं, या फॉरेस्ट फायर की बात कर लेते हैं। फिर प्राण्या बात तो उतनी की उतनी रह जाती है। सरकार ने वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया, घर वगैरह बनवाए, रोजगार योजना के तहत लोगों को रोजगार दी, आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए, लेकिन उस एरिया में फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, ठीक है, और सारे के सारे घर बह गए। बात तो वही पड़ी ना, बात तो वही पड़ी ना। स्टेट का वेरियस जो बल्क अमाउंट में जो पैसा है, जो स्टेट की जो जीडीपी है, वो तो बहुत ज्यादा खर्च हो गई ना उन सारे डेवलपमेंट को दोबारा रिजुविनेट करने में। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? है ना। उत्तराखंड फ्लड्स याद है रान्या? सुना होगा, 2015 की बात है, 14-15 की, 16 की बात है, आई थिंक 15 की बात है, केदारनाथ वाले, है ना। उसके परिणाम क्या, एक साल में भर गए थे, 2 साल में भर गए थे, बताओ। ठीक है। तो यहां पर ये चीज लिखी हुई है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, हमने इसको बोरो कर रखा है फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। प्राण्या कितने बच्चे हैं आपके? 0। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? फ्यूचर जनरेशन की। ठीक है। अब ग्राउंड वाटर के बारे में एक चीज पढ़ते हैं। मुझे सबसे पहले आप लोग ये चिट्ठे छोड़ो जो लिखे हुए हैं यहाँ पर,
मुझे सबसे पहले आप में से कोई भी एक पर्सन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ये बताओ, कोई भी, ग्राउंड वाटर की सबसे बड़ी समस्या है क्या हमारे देश में प्रेजेंटली, हमारे देश में स्पेशली रूरल एरियाज या किसान जहां पर काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, क्या समस्या है कुल मिलाकर ग्राउंड वाटर की, या शहरों में भी मान लो, शहर में भी मान लो। डिप्लीशन मतलब क्या, क्या कमी हो रही है? बस कुल मिलाकर यही जानना चाह रहा हूं, बस बस यही जानना चाह रहा हूं, वो नीचे चला जा रहा है शहर में। मुझे इसका सबसे बड़ा रीजन बताओ, जो कि एमसीडी ने बैन भी कर रखा है लेकिन फिर भी मयूर लोग करवाते हैं, बताओ। दिल्ली जैसी जगह में, जल्दी बताओ। दिल्ली में डैम है? कहाँ पर? मुझे भी बता दो, मैं अपनी बंदी, अश्विनी बता दो, मैं भी अपनी बंदी के साथ बैठूंगा कल से। हाँ क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो अब इसमें, आपने क्या बोला अभी? हाँ बोर। मयूर, आशमा, अशप्रीत, एक एक चीज सुनिए, दिल्ली में किसी किसी के घरों में समर सीवर की मोटर लगी रहती है, 24 घंटे जो पानी आता है जिसमें, कहाँ से आ रहा है वो पानी? हैशप्रीत के भाई गुरु भेज रहे हैं ग्राउंड वाटर। अब क्या होता है, पानी ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो वो उतना डेप्थ में जाकर वो खोदना पड़ता है। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, बोरिंग या समर सीवर जिसको जो भी कह लो आप, जब इसकी मोटरें लगती हैं 3 से 4 दिन तक आपने देखा होगा वो खुदाई चलती रहती है पुरानी, है ना, जिसमें पहले तो कीचड़ निकलता रहता है, मिट्टी निकलती रहती है, उसके बाद पानी का रास्ता मिलता है वहां पर। पहले जब दिल्ली में वेरियस एरियाज जब बन रहे थे ना मयूर, तो एक ही दिन के अंदर ये वाला काम हो जाता था। बहुत साल बीते, अब 2 दिन, फिर 2 दिन लगने लगे, अब ना 3 3 4 4 दिन, और किसी किसी क्या तो उस स्पॉट पर जहां पर खुदाई हो भी रही है तो वर्कर साफ तरीके से बोल देते हैं, सर जी नहीं मिल पा रहा, वो ग्राउंड में हम पूरा डेप्थ में जाकर छेद कर चुके हैं, नहीं हो पा रहा, वो पानी का स्पॉट नहीं मिल पा रहा। ये समस्या क्या बता रही है? ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया। और ग्राउंड वाटर क्यों चाहिए सबको भाई? ऐसा क्या है ग्राउंड वाटर में? समुद्र का पानी पी लो ना, क्या है ग्राउंड वाटर में ऐसा? नीचे तो बल्कि मिट्टी है, इतना कुछ है जमीन के नीचे, लेकिन फिर भी एनवायरमेंट के अंदर शाइनी क्या माना जाता है ग्राउंड वाटर को? फ्रेश वाटर, इट इज अ प्योरीफाइड वाटर, है ना? लेकिन शाइनी क्या मैं ये कहूँ, अगर स्टेटमेंट तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर के जो रिजर्व्स हैं वो ग्राउंड वाटर में है इंडिया में या वर्ल्ड में? गलत है ये स्टेटमेंट। किस? हाँ ग्लेशियर्स में है, ठीक है। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, रीसेंट एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है उसको सीरियस थ्रेट है ओवर यूज की वजह से इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लगभग हमारे देश में जो 300 डिस्ट्रिक्ट हैं, नंबर आपको आंकड़े बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा होगा आई टीच यू फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे या कुछ भी जो होगा हम बात करेंगे वहां पर। लगभग जो 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे हैव रिपोर्टेड अ वाटर डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग पास्ट 20 ईयर्स। वाटर डिक्लाइन ओवर 4 मीटर्स का मतलब क्या प्राण्या, मतलब कि क्या हो गया पानी के साथ 4 मीटर, मतलब नीचे चला गया है, ठीक है, ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व। कैसे ओवर यूज, कैसे, किस किस चीज में वेस्ट होता है पानी बेफालतू में? हाँ, इरिगेशन और रेगुलर एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन हैबिट्स की वजह से भी, राइट बेस में। आंकड़े ये कहते हैं कि अगले 25 सालों के अंदर अंदर, 25 से 30 साल जो भी कह लो, 60% जो कंट्री है हमारी पूरी की पूरी, 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज कंटिन्यू, दैट इज वाटर। ग्राउंड वाटर ओवर यूज जो है, ये पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स हैं, जैसा कि बेस ने पॉइंट करा कि इरिगेशन एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगा है, लाइक पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों? यहाँ पर क्या होता है, खेती बहुत अति पर होती है, बहुत हद से ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर, है ना। ये स्टेट्स की पहचान ही यही है, ये कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स हैं, ठीक है। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सर्दर्न इंडिया। सेंट्रल इंडिया में क्या कहते हैं हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया को? प्राण्या? नहीं, वो तो नीचे है थोड़ा सा, सर्दर्न इंडिया का है।
मालवा प्लेट्यू। कभी आओ चंबल प्राण्या, है मयूर। ग्राउंड वाटर एक एग्जाम्पल हो, वैसे तो एक चीज़ है, एक रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स। व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बताओ। रिन्यूएबल मतलब जो बार बार रिप्लेनिश हो सकते हैं क्या, रिचार्ज हो सकते हैं बार बार क्या, है ना। वैसे ये था, लेकिन इंसानों ने इसकी क्या कर दी है, लंका लगा दी है। कैसे भाई, किसी भी चीज को कुदरती तौर पर शाइनी रिचार्ज होने के लिए प्राण्या, कुदरत को समय लगता है, राइट। लेकिन इंसानों को तो झटके में चाहिए कुदरत से हर एक चीज। आम के पेड़ का बीज अगर आपने आज ही बोया है प्राण्या, तो सुबह मैंगोज आ जाएंगे उस पे, है ना। यही वाली चीज है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, जिस प्रकार से क्रॉप्स और प्लांट्स उगते रहते हैं। लेकिन ये रिसोर्सेज क्या हो चुके हैं, ओवर यूज हो चुके हैं। यानी कि इसको कहा जाता है, इनकी जो रिचार्जेबल कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी से ज्यादा इंसान इसे यूज कर चुका है। तो अब ये आप कह सकते हो कि इम्बैलेंस या मिसमैच हो गया एक तरीके से, इंसान की हरकत प्लस प्रकृति का एक नियम। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, बारिश जो है वही भरेगा गड्ढों में पानी, और उसी की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, राइट। लेकिन मुझे प्राण एक बात बताओ, आज के जमाने में वो बारिश तो रही नहीं जो हमारे दादा दादी के जमाने में होती थी, कि जब ये लोग कहते थे कि बारिश का पानी भी पीने लायक होता है ना। आज के समय में पियेंगे तो पता चला कैंसर हो जाए, क्योंकि एसिड रेन होती है। तो बारिश का पानी, जहां बहुत बारिश होती है, दिल्ली तो छोड़ी दो, दिल्ली तो सिर्फ पागल बनाने के लिए होता है सारा मौसम, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉपर जगह की बात करो, जैसे अब यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से बारिश होती है, बारिश का पानी तो गंदा है। तो फिर ये ग्राउंड वाटर को जब ये जा रहा है नीचे, तो ये फिर तो गंदा पानी नहीं जा रहा। बताना जरा शाइनी, फ्रेश वाटर कैसे बन जाता है फिर ये। कुदरत इसको नीचे सॉइल में जाकर अलग अलग लेयर से, हाँ हाँ बताओ बताओ। वेरी गुड। उससे प्योरीफाई होते चला जाता है। जैसे हमने इस चैप्टर के अंदर ये पता नहीं कहाँ पढ़ा था हमने, हम एक चीज पढ़ रहे थे ना मयूर, कि सबसे ज्यादा प्योर पानी जो निकलता है वो पहाड़ों से निकलता है, और उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है ना। ज्योग्राफी में पढ़ा था ना। तो फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर हम लोग ज्यादा पानी यूज करेंगे, इफ वी यूज मोर देन वॉट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय द रेन, तो हम उस रिसोर्स को ओवर यूज कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी बारिश होगी तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। बारिश के मौसम कब चलते हैं? गर्मियों के बाद, है ना। गर्मियों के बाद चलते हैं ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अलग अलग राज्यों में। मतलब मान लो कि ये 4 महीने बारिश हो रही है, 3 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, जो भी है इस टाइम पर ना। लेकिन इंसान जो है ग्राउंड वाटर को, प्राण्या, वो कब कब यूज कर रहे हैं, कब कब यूज कर रहे हैं? पूरे टाइम यूज कर रहे हैं। और खेतों पर आजकल एक बहुत बड़ी चीज आ गई है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा तेजी से रिप्लेनिश होने लगा है। और इसको हर जगह के जो किसान हैं, हरियाणा के, एमपी के, बिहार के, यूपी के, वो बहुत ज्यादा इसको यूज करने लगे हैं। क्या है उसका नाम, जो इलेक्ट्रिक उससे चलता है, बिजली से चलता है? ट्यूबवेल्स। इसका ना पंप क्या होता है, बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा। फिर क्या होता है कि कई बार जैसे किसान खेत पर चक्कर लगाने गया प्राण्या, ठीक है, अब वो क्या है कि उसको बंद करना भूल गया, तो वो पानी बह रहा है। अब किसान क्या सोचता है, कोई बात नहीं, मिट्टी में ही तो जा रहा है, बल्कि और गीली पड़ी रहेगी तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन उसकी वजह से ये चीज़ होती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, स्कूल की छुट्टी हो गई, किसी की कॉलेज की छुट्टी हो गई, कितने बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस के, है ना। उसमें अगर अ, आपको पता होगा कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर मयूर देखा होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रहता है एक, है ना, जो हर जगह फुवारा गोल 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 अपने आप घूमते घूमते पानी मारता है। तो जो स्कूल का माली होता है, फिर वो उसको उठा उठा के अलग अलग जगह पे रख देता है। या फिर ब्लॉक्स की बात कर लो, हमारे आशिमा, है ना,
जो धूल उड़ती है गर्मियों में, तो दोपहर में माली आकर पूरा का पूरा पार्क में पानी नहीं डाल जाता, और कभी कभार फिर वो बहुत ज़्यादा भरा रहता है। इसकी वजह से पानी क्या कहते हैं, मिसयूज होता है। क्यों मिसयूज? हम किसी भी चीज़ को तब बोलते हैं जब हम उसकी ना कदर ना करें। बात यह कि इंसान को यह समझ में नहीं आ रहा कि कुदरत इतनी जल्दी रिचार्ज नहीं कर पाएगी इसे, जितना तुम उसको यूज करे जा रहे हो, और वो यूज अब यूज ना होकर ओवर यूज हो गया है, ये दिक्कत है। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं विच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। ठीक है, इनके हमारे पास अर्थ पर फिक्स स्टॉक है जिसकी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, सो हमें नए नए रिसोर्सेज जो हैं वो मिलते चले जाते हैं, लेकिन अब हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। जैसे मुझे एक बात बताओ, फॉसल्स जिससे फॉसल फ्यूल बनता है, ये रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है? ये रिन्यूएबल है। आज में डेड बॉडी बहुत जल्दी पेट्रोल बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, क्या कहते हैं हिंदी में से मयूर? कच्चा तेल। क्या होता है मयूर इसमें, क्रूड ऑयल में? दो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जॉशन। देखो ध्यान से क्रूड ऑयल रिजर्व्स। मिडल ईस्ट का जो रीजन है, मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूएसए और पूरी दुनिया। ठीक है, हमारे सामने पुराने यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं। 1000 मिलियन बैरल जो तेल बचा है रिजर्व, 2017 में जो आंकड़े देखे गए वो था 808,000 मिलियन बैरल्स मिडल ईस्ट में। ये वाला तेल सिर्फ 70 सालों के लिए दुनिया में बचा है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई नया कुआं ना मिल जाए, और कोई नया कुआं मिल भी जाए तो खुदाई बहुत सारी जगह पर पुरानी हो चुकी है, अब इम्पॉसिबल है ना। यूएसए के अंदर 50,000 मिलियन बैरल्स है, 10.5 साल का बचा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर सारी कंट्रीज को मिला दो 1697 बैरल्स है, और पूरी दुनिया में जो ये क्रूड ऑयल के रिजर्व से सिर्फ 50.2 बचे हुए हैं। तो शायनी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल के रिजर्व जो लिमिटेड बचे हुए हैं, तो इसकी वजह से फिर ओवरऑल पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सब पे फर्क आएगा, और ये सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि बनते तो ये सारे क्रूड ऑयल से ही है ना। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ प्राण्या, इसको ध्यान से देखो, और चाहो तो इसमें खुश भी हो सकती हो इसकी एनालिसिस को देखकर। इन कंट्रीज में ये जो तेल है आज के टाइम में, क्या हम कह सकते हैं प्राण्या, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रीजन, यूएसए और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जो प्रॉस्परस बनी वो रिसेंट ईयर्स में, वो क्रूड ऑयल रिजर्व्स की वजह से बनी ना? क्या हम ये कह सकते हैं? मिडिल ईस्टर्न रीजन मयूर 70 साल के बाद, यूएसए 10.5 साल के बाद, और पूरी दुनिया को तो हटा दो एक बार के लिए, लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूएसए, क्या इसकी जीडीपी बहुत जोर की नीचे गिरेगी 70 साल और 10.5 साल के बाद? है ना, जो चीज रहेगी नहीं आज के टाइम में। मुझे एक बात बताओ प्राण्या, सऊदी अरेबिया पूरे का पूरा डेजर्ट रीजन है ना, अरेबियन पेनिनसुला वगैरह पूरा का पूरा, उसके पास कोई अनाज वगैरह भी नहीं उगता है, वो भी इंपोर्ट करवाता है, लेकिन इंपोर्ट करने की दम उसको देता कौन है? जो वहां के बड़े बड़े शेख हैं। गरीब से गरीब पर्सन के पास अगर फरारी है वहां पर, तो वो ऐसा है कि इंडिया के अंदर मान लो कि वो कोई नैनो चला रहा हो या मारुति 800 चला रहा हो, इतनी ज्यादा पॉश लाइफ है वहां के शेखों की। ये सब कैसे हो पाई? ऑयल रिजर्व्स की वजह से ना, तेल के कुओं की वजह से ना। लेकिन क्या ये रिन्यूएबल है रिसोर्सेज है कि नॉन रिन्यूएबल है? बताओ। नॉन रिन्यूएबल। तो क्या उनकी लाइफस्टाइल या उनकी कंट्री की जीडीपी और प्रॉस्पेरिटी एक टाइम के बाद थम जाएगी क्या? बहुत जोर के नीचे गिरेगी, बहुत जोर के नीचे गिरेगी। क्योंकि जब तक आपके पास कोई रिसोर्सेज है ना, तब तक तो आप उस पर उछल लोगे। देखो, दो तरीके के बंदे होते हैं कि एक है जिनके पास मतलब 10 करोड़ रुपए आया, वो बस खर्चे पे खर्चा करते चले जा रहे हैं। एक जो है वो ये सोचता है कि भैया इसको कहीं इन्वेस्ट करो और ऊपर की मलाई खाएंगे इस 10 करोड़ से जो है, कि ताकि 10 करोड़ के 10 करोड़ मेरे पास बचे ही रहे। ठीक है, और इन कंट्रीज ने क्या कर रखा है, सबको बेचने में लगे हुए हैं, सबको तेल बेचने में लगे हुए हैं। तो जब यहां से तेल जा रहा है तो एक टाइम के बाद वो पूरी दुनिया के पास भी तो खत्म हो जाएगा ना अल्टीमेटली। ये रीजन ये रीजन, यहाँ के लोग और पूरी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी तो सड़क पर आ जाएगी ना, है कि नहीं प्रणय?
इंडिया की बात करते हैं, मतलब ऊपर वाला ये जो यहां से लेकर यहां तक ये आपको टेबल समझा रहा है, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन। हमारे देश में तेल के कुएं कहां कहां मिलते हैं? तेल के कुएं, हाँ उसको बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, वेरी ग्रेट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे लोग सही बोल रहे हो। हमारे यहाँ तेल के कोई कुएं वैसे लैंड में नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना मुंबई के पास, आपके दिमाग में वो आया होगा प्राण्या, वो जो समुद्र पे एक स्ट्रक्चर बना रखा होता है और वहां पर समुद्र के अंदर वो होता है, उसको कहते हैं शाइनी, क्या कहते हैं उसको? ट्राई करना चाहोगे, क्या कहते हैं? ऑफ शोर रिजर्व, है ना। और जो लैंड पे होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ, लैंड पे और समुद्र पे जो होते हैं, हमारे पास ऑफ शोर रिजर्व बहुत सारे। जैसे शायद आपको एक चीज पता होगी ना, विंड मिल भी ऐसे ही सेटअप करा जाता है कि जहां पर समुद्रों के पास कोस्टल रीजन में हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हो, है ना, ताकि बिजली वो क्रिएट हो जाए। दिल्ली में कितने विंड मिल हैं? नहीं है ना। इफ प्राइजेस ऑफ ऑयल इंक्रीज, दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन। इंडिया के लिए ये चीज ना अच्छी नहीं होगी। हाँ, वो अलग बात है कि इंडिया कुछ और धूल ले, देख ले। अब पता है क्या होता है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं सबको एक एनालिसिस दे रहा हूं प्राण्या, अगर आप भी लिख दो उसको एग्जाम के अंदर, जहां पर डिमांड हो और कंटेंट ना मिल रहा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे पक्का। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इतना होने की वजह से अर्पित बताओ क्या होने लगा है वर्ल्ड में? इंडिया में क्या होने लगा? वर्ल्ड छोड़ो, दुनिया छोड़ो, इंडिया में क्या होने लगा? ये जो तेल आने वाले टाइम में इंडिया को महंगा मिलेगा तो क्या होने लगा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओला, ओला और ये जो एथर और ये सब जो जितनी भी कंपनीज है ना, ये आ गई इलेक्ट्रिक स्कूटियां लेकर। ब्रिलियंट प्राण्या, अर्पित ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी ऑन द स्पॉट दिमाग चलाना ना, इसी को एक अच्छा दिमाग बोलते हैं। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए जिनके पास काफी कम रिजर्व्स हैं, एंड हेंस दे वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। यानी कि क्या करके? मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। क्या मुझे इसका कोई भी एक एग्जांपल दे सकता है? 1991 में यूएस ने एक हरकत करी थी। नाइनटीन नाइनटीज, 1980s, अगर आपको याद हो। 2000 मान लो, चलो, वेरी गुड। सेकेंड गल्फ वॉर। और फर्स्ट भी बोल सकते हैं ना। फर्स्ट इसलिए बोल सकते हैं हम लोग, अब इसमें इराक ने जब कुवैत को इन्वेड करा था, है ना, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लेकर तो यही घुसा था ना। और प्राण्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इट इज नथिंग बट अ मूवी ऑफ एयरलिफ्ट, जो कि रियल सीन हुआ था। मतलब ऐसा एयरलिफ्ट देखी ना अक्षय कुमार की। तो ये जो क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के, इट रेजेस मेनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्रूड ऑयल एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री? बताओ, एसेंशियल है क्या? जब अर्पित इसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल है? हाँ, ये यही चाहता था अर्पित, वेरी गुड। अभी तो है, जब तक नई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ना देख लिए जाए कि सेम डेवलपमेंट का पेस नए सोर्सेज से भी इंश्योर रह सकता है ना, तब तक तो है ना। इंडिया हैज टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? हमें कुछ नहीं करना है। अगर इससे क्या होगा शाइनी, अगर हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे फालतू में, हमारी जीडीपी अफेक्ट होगी ना इससे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे ना फालतू में। क्या करना चाहिए हमें? गोली मारो क्रूड ऑयल को, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेने चाहिए। और मुझे एक बात बता दो, आप में से बाकी बहुत सारे लोग जानते होंगे प्राण्या, जब आप पहले चलो, हाँ मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक ये जो कार हैं, स्कूटियां आ गई हैं, अभी तो ज़्यादातर तो स्कूटियां वगैरह बाइक ही आई हैं, इनमें कौन सी बैटरी यूज होती है कि जो फ्यूल को रिप्लेस कर सकती है और काफ़ी इतनी पावर है? आपको पता है अर्पित, ऑन रिकॉर्ड, जैसे अगर मैं नॉर्मल एक एग्जांपल देने के लिए बताऊं, मैंने एक दिन बोला भी था आप लोगों को,
मैंने FZ के साथ और R15 के साथ यामा की जो है उसके साथ रेस कर रखी है, और ओला स्कूटी उसको आराम से हरा देती है। उसका एक हाइपर मोड होता है, अगर आप हैंडल टाइट ना पकड़ोगे ना तो स्कूटी आगे निकल जाएगी, आप वहीं खड़े रह जाओगे, इतनी तेज भागती है। पिकअप बहुत स्ट्रांग है इसका। ये क्यों हो पा रहा है? इसकी बैटरी में ऐसी क्या चीज है? क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तुम इस साल का फॉर्म भर दो यूपीएससी का। जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, दे डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल द स्टेट बाउंड्रीज। आपको पता है ना, हमने एक चीज डिस्कस करी थी इन्वायरमेंट की क्लासेस के अंदर और इस डेवलपमेंट की क्लासेस के अंदर भी। पुरानी एक बात बोली थी मैंने ना आपको, कि अगर कहीं से एक नोएडा की किसी या आगरा की रिफाइनरी से अगर कोई एक धुआं उठ रहा है, तो वो बॉर्डर्स तो नहीं जानता कि कहाँ तक जाना, उसको कहाँ नहीं जाना। वो तो हर जगह मतलब वो होगा। जैसे इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली वाले पराली जलाते हैं क्या दिवाली के टाइम पर, जो स्टबल बर्निंग होती है? नहीं ना। आसपास के राज्यों में जलती है ना, लेकिन उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? दिल्ली में। और अर्शप्रीत, कितने ज्यादा बुजुर्गों को जो कि लोग सफर कर रहे हैं अस्थमा से, ब्रोंकाइटिस से, उनको सफर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता इन सब चीजों की वजह से? आपको भी दिक्कत होती है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बीमार रहते हो ना काफी दिन तक। ये चीज होती है, ठीक है। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। याद करो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक मयूर, उसके अंदर हमने वो पढ़े थे ना, न्यू थ्रेट्स और न्यू चैलेंजेस एंड थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो उसके अंदर टेररिज्म और हेल्थ एपिडेमिक्स वगैरह वो थे, जो कि बाउंड्रीज नहीं जानते, उसके अंदर वो बता रहा था, है ना। यही चीज़ है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है ये कंपेरेटिवली एक न्यू एरिया ऑफ नॉलेज है, जहां पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को काम करना चाहिए, लाइक साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स वगैरह, सारे लोग, ताकि एक मिलकर एक ऐसे देश, एनवायरमेंट, रीजन की रचना कर सकें जिसकी प्रोग्रेस और जिसकी डेवलपमेंट इस प्रकार से इंश्योर हो जो कि पेरिनियल हो। पेरिनियल वैसे ना नदी के लिए शब्द यूज करा जाता है, जो कि सदाबहार नदियां होती है, कॉन्टिन्यूसली बहती रहती हैं। जैसे हिमालयन रिवर्स कैसी हैं, सीजनल है कि पेरिनियल है? पेरिनियल है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सीजनल। क्यों? सीजनल रिवर किसको बोलते हैं? जो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है शाइनी? रेनफॉल के ऊपर। और पेरिनियल? ग्लेशियर्स। तो बस इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने डेवलपमेंट का चैप्टर खत्म करा। पुराना एक एक एंगल समझ में आया पूरा अच्छे से? ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।